नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको बोला था कक्षा 9 का जो पहला पार्ट है उसके टेस्ट के लिए। तो दोस्तों, टेस्ट लेकर आ गया हूँ आपके लिए मैं भूगोल का। कल दोस्तों भूगोल का पार्ट आपको 13 पढ़ना है, 12 नंबर पार्ट आज हो जाएगा, कल 13 पढ़ना है। टोटल दोस्तों 4 ही पार्ट है भूगोल के 9th में। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से 37 6, उत्तरी अक्षांश 5 3 से 68 7, 30 12 से 69 30 या 3 6 से 25 17। तो भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात हो रही है तो दोस्तों बहुत सिंपल सा है, 8 डिग्री 4 से 37 6। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में आर्यों की भूमि के कारण यह भूभाग किस नाम से जाना जाता था? इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी बहुत सिंपल सा है दोस्तों, प्राचीन काल में आर्यों की भूमि के कारण यह भूभाग आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग है 31 लाख वर्ग किलोमीटर, 33 लाख वर्ग किलोमीटर, 320 लाख वर्ग किलोमीटर या 35 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु बताना है आपको, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए मुझे। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, ये है दोस्तों दक्षिणतम बिंदु। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, पहला, 7वां, 5वां या तीसरा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का दोस्तों 7वां बड़ा देश है। कौन सा है? 7वां। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 5%, 3.4%, 2.42% या 1%? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6, 2.42%। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द सिक्किम में है दोस्तों। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो 2 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट या कोई नहीं। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर, 69 30 से 78 17 पूर्वी देशांतर, 70 2 से 80 32 पूर्वी देशांतर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का राइट आंसर है 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, किन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या उपयुक्त में से सभी? तो किन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द उपयुक्त सभी की लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, देखिए, वह क्षेत्र जहां भूमिगत जल प्रवाह पुनः धरातल पर प्रकट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? बाबर प्रदेश, बागर प्रदेश, खादर प्रदेश या तराई प्रदेश? तो दोस्तों बहुत सिंपल सा प्रश्न है, रीट में भी आ गया ये प्रश्न। वह क्षेत्र जहां भूमिगत जल प्रवाह पुनः धरातल पर प्रकट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये रीट में यहाँ से दोस्तों डिट्टो प्रश्न उठा था 9th क्लास का जो 12वां चैप्टर है, इसमें से तराई प्रदेश। भाषा भी चेंज नहीं हुई थी दोस्तों, ये कि ऐसा कैसी भाषा, डिट्टो का डिट्टो ये प्रश्न उठा था, तो उसे कहते हैं तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश की दोस्तों भाषा की यदि बात करूँ तो 8वीं क्लास में थोड़ी इसकी भाषा थोड़ी चेंज है। 8वीं क्लास में भी दे रखा है तराई प्रदेश, वहाँ थोड़ी भाषा चेंज है, लेकिन 9वीं क्लास में से डिट्टो प्रश्न उठाया गया था। रीट 2017। नेक्स्ट देखिए, सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है? दामोदर नदी, तीस्ता नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी? तो सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीस्ता नदी को। किसको? तीस्ता नदी। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार या पतंगाकार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है? अंडमान में, निकोबार में, लक्षद्वीप में, मिनिकॉय में?
तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे। निकोबार में है दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार में। नेक्स्ट है नीलगिरी व हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, शेर, महाबलेश्वर, अंचलगढ़। नीलगिरी व हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, गुरु शिखर है। नीलगिरी व हिमालय के मध्य सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। नेक्स्ट है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, दोदा बेटा, गुरु शिखर या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। क्या हो जाएगा? अनाईमुड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जल्दी से मुझे आप बताइए। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बोलूंगा नहीं मैं। कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, सिक्किम, असम। तो सिंपल सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो दोस्तों ये यूपी ऊपर, यूपी से जस्ट नीचे आप एमपी कर लो चाहे, इसके बाद आप छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो यहाँ से होकर ये गुजरती है। 1 2 3 4 5 राज्य हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, यूपी। नेक्स्ट है भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई तथा पश्चिम से पूर्व तक कुल चौड़ाई कितनी है? क्रमशः बताने दोस्तों, उत्तर से दक्षिण पहले आएगी और पश्चिम से पूर्व चौड़ाई बाद में। तो क्रमशः बताना है, बता दीजिए। तो सिंपल सा है दोस्तों, 3214, 2933। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की सीमा किसी अन्य देश से नहीं मिलती? पंजाब, मेघालय, त्रिपुरा, हरियाणा। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा की। किसी देश से नहीं मिलती, ठीक है, देश की बात हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट है कन्याकुमारी से गोवा के बीच के तट को कहते हैं? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, सौराष्ट्र तट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी से गोवा तक का जो तट है दोस्तों, उसको मालाबार तट कहते हैं। तो ये थे 20 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस पाठ को और डिटेल से देखना है तो 11वीं क्लास में भारत की स्थिति विस्तार का मैंने टेस्ट लिया था, वहाँ भी आपको 30-40% मिलेंगे दोस्तों। वो प्रश्न भी आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने व्याख्या भी बताई है, तो वो भी आप जरूर देख लें। तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 8वीं क्लास में दे रखा है स्थिति वाला, 9वीं में दे रखा है, 11वीं में दे रखा है। तीनों क्लासों के आपने पढ़ लिए, ना तो लक्ष्य से पढ़ने की जरूरत, ना किसी कोचिंग से पढ़ने की जरूरत। प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट 13 नंबर पार्ट के साथ। थक जाओ यार वीडियो बना के। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपको पाठ दिया था 13वां मैंने पढ़ने के लिए, भारत की नदियां एवं झीलें, कक्षा 9 का पाठ 13। 12 का टेस्ट हो चुका है दोस्तों, आज टेस्ट करना है अपना पाठ 13 का। तो पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ मैदानों में, पर्वतों में, नदी घाटियों में या पठारों में? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, पेज नंबर 125 पे दे भी रखा है कि भारत की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास नदी घाटियों के किनारे हुआ। नेक्स्ट है भारत की नदियों के प्रवाह तंत्र को उत्पत्ति और भाव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को उत्पत्ति एवं भाव के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? तो बहुत सिंपल है दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है उत्तर भारत की नदियों के अपवाह क्रम में शामिल नदी नहीं है। उत्तर भारत की नदियों के अपवाह क्रम में शामिल नदी नहीं है, कृष्णा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या गंगा नदी? तो बहुत सिंपल है दोस्तों, कृष्णा
नहीं है। ये दक्षिण भारत की नदी है, उत्तर भारत की बाकी सारी है। नेक्स्ट है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, पद्मा, गंगा या जमुना? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा किन दो नदियों के संगम से बनता है? गंगा व यमुना, गंगा व ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र व यमुना, गंगा व सिंधु। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा व ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वत से, गंगोत्री हिमनद से, विंध्याचल पर्वत से, सतपुड़ा पर्वत से। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? महानदी, कृष्णा, गोदावरी या कावेरी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी को। और सीधा ऐसे आ जाए, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ऐसे आ जाए तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा आ जाए तो आपको करना है कावेरी। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का जल किन दो राज्यों के मध्य विवाद का कारण है? तो ऑप्शन आपके सामने है, कावेरी नदी का जल किन दो राज्यों के मध्य विवाद का कारण है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद है। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में त्रिकोणाकार डेल्टा बनाने वाली नदी है गोदावरी, कृष्णा, महानदी या कावेरी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में त्रिकोणाकार डेल्टा बनाने वाली नदी है गोदावरी। ये दोस्तों पेज नंबर 127 पर सीधा ही दिया हुआ है। इसके अंतिम भाग में चौड़ाई अधिक है और यह त्रिकोणाकार डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है। यह पश्चिम घाट में महाराष्ट्र राज्य में नासिक के पास त्र्यंबकम पठार से निकलती है। कौन से पठार से? त्र्यंबकम, यंबकम पठार से ये निकलती है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों दक्षिण भारत की नदियों को। नेक्स्ट है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों में शामिल नदी नहीं है नर्मदा। दोस्तों इसकी सिंपल सी ट्रिक है समानता। अरब सागर में गिरने वाली नदियां ये सारी है समानता, ठीक है। तो इनमें समानता में देखिए दोस्तों, साबरमती आ गई, ताप्ती आ गई, नर्मदा आ गई, ये कृष्णा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ के नीचे धंसने से कश्मीर में किस झील का निर्माण हुआ? देवरीनाग झील, डल झील, वुलर झील या मानसबल झील? तो बहुत सिंपल सा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील। ये पेज नंबर 127 पर दिया हुआ है दोस्तों। भूपृष्ठ के नीचे धंसने से कश्मीर की प्रसिद्ध वुलर झील का निर्माण हुआ। और इसके आगे दोस्तों, ज्वालामुखी के शांत होने के पश्चात उनके मुख में वर्षा जल एकत्रित होने से लोनार झील महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। तो ये पढ़ लेना दोस्तों आप, या पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में खारे पानी की झीलों को कहा जाता है टाड, सर, तड़ाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाट, डाड, टाड जो भी है, सर, तड़ाई। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, माही, लूणी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। अपवाह तंत्र के आधार पर देखें या वर्ष भर बहने वाली नदी के आधार पर देखें तो उधर दोस्तों फिर चंबल हो जाएगी, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास होगा इसका, ठीक है। थोड़ा और आप देख लेना दोस्तों, चंबल और बनास दोनों नदियां हैं। एक तो राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से बहने वाली सबसे लंबी नदी, एक राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि इन दोनों में दोस्तों समानता है। ये जो चंबल और बनास है इन दोनों नदियों में
तो राजस्थान में पूर्ण भाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी के मार्ग में पहाड़ी ढाल से सेलों के खिसकने से किस झील का निर्माण हुआ, तो गोहना झील, वुलर झील, डग झील, छाड़न झील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। गोहना झील। कौन सी झील का निर्माण हुआ, गोहना झील। नेक्स्ट है, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, बेगू चित्तौड़गढ़, रावतबाड़ा चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, बेंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौरासीगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है चंबल नदी। नेक्स्ट है, बाबा का भांगड़ा प्यारी टापू किस झील के बीच में स्थित है, तो जयसमंद, राजसमंद, उदय सागर, आना सागर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का ए, जयसमंद। क्या हो जाएगा, जयसमंद। नेक्स्ट, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, तो राज सिंह ने करवाया था, ये तो सबको पता है, सन बता दो बस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजसमंद झील का निर्माण 1662 में राज सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत कूट कौन सा है, तो कावेरी तंजावुर, झेलम श्रीनगर, कोटा चंबल, अहमदाबाद साबी। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, चंबल नदी पर बना हुआ वह बांध जो राजस्थान में स्थित नहीं है, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या गांधी सागर। तो सिंपल सा है, गांधी सागर नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव देखने को मिलता है संरचना में, जल प्रवाह की दिशा में, जल की मात्रा में या मिट्टी की मात्रा में। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव देखने को मिलता है तो जल प्रवाह की दिशा में। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर किस झील के पास स्थित है, पुष्कर झील, सिलीसेट झील, आना सागर झील या जनाना सागर झील। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का ए, पुष्कर झील। नेक्स्ट है, दक्षिण का उद्यान कहा जाता है, कृष्णा नदी के डेल्टा को, गोदावरी नदी के डेल्टा को, कावेरी नदी के डेल्टा को या महानदी के डेल्टा को। दक्षिण का उद्यान किसे कहा जाता है, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी के डेल्टा को दक्षिण का उद्यान कहा जाता है। नेक्स्ट है, दस्तवती व हिरण्यवती किस नदी की सहायक धाराएं हैं, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, यमुना नदी। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती की। नेक्स्ट है, कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी या साबरमती नदी। तो कपिल धारा जल प्रपात है, ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, कावेरी, गोदावरी, महानदी या कृष्णा। तो दक्षिण की गंगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण की गंगा। तो ये थे आज के दोस्तों 26 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल आपको दोस्तों पाठ 14 पढ़ना है, भारत की जलवायु। कौन सा पढ़ना है, भारत की जलवायु, चौथा पाठ है, सॉरी चौथा क्या, 14वां पाठ पढ़ना है। ये दोस्तों काफी बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैंने आपको पाठ दिया था जलवायु वाला पढ़ने के लिए, कक्षा 9 का पाठ 14। आई होप आपने पढ़ लिया होगा दोस्तों, भारत की जलवायु, और उसमें दोस्तों राजस्थान की जलवायु भी दे रखी थी। तो पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से बना है, मौसम, मौसम, मौसम या सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बै। ये दोस्तों अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है मानसून शब्द। नेक्स्ट है, पवने से देव चलती है, तो पवनों की दोस्तों दिशा क्या होती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो दोस्तों 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हवाएं हैं वो हमेशा दोस्तों किधर से किधर चलती है, तो जल्दी से आप बताइए मुझे। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दोस्तों हवाएं हैं वो चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हमेशा ही हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में अधिकांश वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है,
उत्तरी पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून या उत्तरी पश्चिमी मानसून। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। नेक्स्ट है, मावठ की वर्षा होती है बसंतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा या सामान्य वर्षा। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मावठ की वर्षा होती है तो ये शीतकाल में होती है दोस्तों, तो शीतकालीन वर्षा कहलाएगी। नेक्स्ट है, सामान्यतः कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है? 170 मीटर, 220 मीटर, 165 मीटर या 150 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों तापमान है वो डाउन हो जाता है। 6 नंबर है, भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुएं मानी जाती है 5, 3, 8 या 6। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुएं कितनी मानी जाती है? 6 मानी जाती है दोस्तों। कितनी? 6। आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोस्तों 6 ऋतुओं के नाम लिखकर बताओगे और साथ में दोस्तों उनका जो टाइम पीरियड है वो भी लिखोगे। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो ये ऋतुएं आ चुकी है आपके, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, हेमंत ऋतु। ये 6 ऋतुएं होती है दोस्तों और आगे मिलान करना है इनका। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। बसंत ऋतु है ये चैत बैसाख, ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ आषाढ़, वर्षा ऋतु श्रावण भादवा, शरद ऋतु आश्विन कार्तिक, शीत ऋतु मार्गशीर्ष पौष, हेमंत बसंत मार्ग या फागुन। तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों इसका आप, इस पूरे का, ये आपके काम का है। ज़्यादा दोस्तों इस पार्ट में ज़्यादा डीपली कोई चीज़ें नहीं है, 11वीं क्लास में डीपली दे रखी है। नेक्स्ट है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक होती है? खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल या उपयुक्त सभी। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रबी की फसल के लिए दोस्तों भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा लाभदायक है। और दोस्तों भूमध्य सागरीय चक्रवात है ये दोस्तों, आप मुझे इसका कारण बताओगे कि ये कौन सा सागर है, वहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र बनने के कारण, और अपने इधर दोस्तों निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। उस सागर से हवाएं उठती है और रास्ते में दोस्तों भूमध्य सागर से जल ग्रहण करती है। तो ये आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट है, दक्षिण में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा किस राज्य में होती है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। दक्षिण में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा किस राज्य में होती है? तो दोस्तों तमिलनाडु में होती है। ये दोस्तों लौटता हुआ मानसून होता है ना, तो ये बंगाल की खाड़ी से, यहाँ से दोस्तों इधर से ऐसे हवाएं चलती है, तो बंगाल की खाड़ी से दोस्तों आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं वो, और यहाँ पर दोस्तों वर्षा कर जाती हैं ये। नेक्स्ट है, दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा होती है अधिक, कम, समान, न अधिक न कम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में मालाबार तट के पास होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? अमर वर्षा, काल बैसाखी, फूलों की बौछार, चेरी ब्लास्ट। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमर वर्षा। क्या हो जाएगा? अमर वर्षा। नेक्स्ट है, मेघो शावर वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक होती है? तो दोस्तों मैंगो शावर वर्षा किस फसल के लिए लाभप्रद होती है? तो सीधा सा सिंपल सा उत्तर है आम की फसल के लिए। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में तूफानों से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी, चेरी ब्लास्ट, ए बी दोनों या कुछ नहीं। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? काल बैसाखी। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। तो एक यहाँ दोस्तों शब्दावली आई है चेरी ब्लास्ट। तो चेरी ब्लास्ट दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, जो फूलों वाली बौछार होती है उसे चेरी ब्लास्म कहते हैं। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊं डिटेल में। तो पेज नंबर 141 कक्षा 9 में दिया हुआ है वर्षा।
तो इसको पढ़कर बताऊं। पश्चिमी बंगाल में काल वैशाखी तूफानों के साथ वर्षा होती है, यानी वर्षा ऋतु की बात है। दक्षिण भारत में मालाबार तट के पास होने वाली वर्षा को अम्र वर्षा कहते हैं। तो दोस्तों मालाबार तट पर जो वर्षा होती है उसे अम्र वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा? अम्र वर्षा। और कहवा उत्पादन वाले क्षेत्रों की वर्षा को फूलों की बौछार कहते हैं। यहीं पर दोस्तों मालाबार तट के आसपास जो कहवा उत्पादन क्षेत्र है वहाँ पर जो वर्षा होती है उसे फूलों वाली बौछार कहते हैं। फूलों वाली बौछार को दोस्तों चेरी ब्लास्म कहते हैं। क्या कहते हैं? चेरी ब्लास्म कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, भारत की कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है? 50%, 90%, 10% या 75%। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 90%। नेक्स्ट, देश की कितनी प्रतिशत वर्षा सर्दकालीन मानसून व चक्रवातों से प्राप्त होती है? देश की कितने प्रतिशत वर्षा सर्दकालीन मानसून व चक्रवातों से प्राप्त होती है? 10%, 45%, 90% या 20%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 10%। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी गर्म व शुष्क हवाएं चलती हैं, उसे क्या कहते हैं? बारडोली छोड़ा या बारडोली छीड़ा, लू, टी शावर, ए बी दोनों। दोस्तों 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लू कहते हैं। और दोस्तों अब आप मुझे बारडोली छीड़ा के बारे में बताओगे कमेंट बॉक्स में। किसके बारे में? बारडोली छीड़ा। नेक्स्ट है, लू की दिशा प्राय होती है पूर्व पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। तो लू की दिशा प्राय कौन सी होती है? दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है लू। नेक्स्ट है, अधिक वर्षा वाले राज्य हैं नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी है दोस्तों। नेक्स्ट है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन मिलते हैं? मानसूनी वन, पतझड़ी वन, सदाबहार वन, डेल्टाई वन। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन मिलते हैं? सदाबहार वन मिलते हैं। कौन से? सदाबहार वन। नेक्स्ट है, 50 सेमी से कम वर्षा वाले राज्य हैं पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, लद्दाख, उपयुक्त सभी। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अधिकांश राजस्थान किस जलवायु कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु कटिबंध या शीत उष्ण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का बी, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आता है राजस्थान। नेक्स्ट, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं समुद्र से दूरी, पर्वतीय दिशा, अक्षांशीय स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी करते हैं जलवायु को प्रभावित। नेक्स्ट है, परंपरागत रूप से राजस्थान की जलवायु के आधार पर मुख्यतः कितनी ऋतुओं में बांटा गया है? तो दोस्तों परंपरागत रूप से राजस्थान को जलवायु के आधार पर मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। परंपरागत रूप से ऋतुएं दोस्तों 3 ही मानी जाती है राजस्थान में, जलवायु के आधार पर कितनी? 3। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु की समय अवधि मानी जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु की दोस्तों समय अवधि बतानी है आपको। प्रश्न आपके सामने है। तो मार्च से मध्य जून। नेक्स्ट है, सर्वाधिक गर्म महीना सितंबर, फरवरी, जून, अप्रैल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस शाखा से वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी का मानसून, अरब सागरीय मानसून, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान में किस शाखा से वर्षा होती है? तो दोनों से होती है दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये उत्तर बताओगे, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वर्षा किस शाखा से होती है? 2 प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा करती है? बंगाल की खाड़ी की, अरब सागर की। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वर्षा कौन सी शाखा करती है, ये बताना है। और इसके अलावा एक प्रश्न ये भी बताना आप, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? नेक्स्ट है, पश्चिमी
मरुस्थलीय क्षेत्र में सामान्यतः वर्षा की मात्रा होती है 25 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से अधिक, 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य, 75 सेंटीमीटर से अधिक। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेमी से कम। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में सामान्यतः वर्षा की मात्रा 25 सेमी से कम रहती है। और दोस्तों 50 सेमी समवर्षा रेखा है, ये राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में तूफानों से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मेंगी सावर, फूलों की बौछार, काल बैसाखी या मावठ। तो कर्नाटक में तूफानों से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? फूलों की बौछार कहते हैं। क्या कहते हैं? फूलों की बौछार। कहवा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण। नेक्स्ट है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है चेरापूंजी, मोसिनराम, तराई क्षेत्र या पश्चिमी घाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोसिनराम। और मोसिनराम है दोस्तों, ये गारो पहाड़ी में है। कौन सी? गारो। ऑप्शन में दोस्तों कई बार है ना, गारो खासी जयंती, ऐसे गारो खासी जयंती ऐसे दे देता है, तो गारो होगा उसका राइट आंसर। क्या? गारो। लास्ट प्रश्न है, पी कोटेश्वरम के आधुनिक सिद्धांत में से एक सिद्धांत जो संबंधित है मानसून की उत्पत्ति, पश्चिमी विक्षोभ, एल नीनो या टोर्नेडो। तो 30 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून की उत्पत्ति। तो दोस्तों सिंपल प्रश्न थे। आई होप आपके 30 में से 30 सही हुए हैं। किस किस के 30 में से 30 सही हुए मुझे ज़रूर बताना। और ज़्यादा टफ पाठ भी नहीं था दोस्तों ये। बाकी इसमें फैक्ट वाले प्रश्न इतने ही बनेंगे। और वैसे दोस्तों थ्योरी बेस्ड प्रश्न कैसे ही बना सकते हैं। और 11वीं क्लास का भी दोस्तों आपका हो चुका है, वो भी आप ज़रूर देख लेना, इसी से संबंधित लेसन का टेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ 9वीं क्लास के। जब भी दोस्तों टाइम मिलेगा वीडियो शूट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 9th का पाठ नंबर 15, भारत की प्राकृतिक वनस्पति। और दोस्तों ये भारत और राजस्थान के संदर्भ में विशेष है। इसके साथ ही आपकी भूगोल पूरी हो जाएगी 9th क्लास की। फिर दोस्तों 10th क्लास की अपन शुरू कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना अनिवार्य है? 30%, 33%, 53% या 46%। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 33%। नेक्स्ट है, सदाबहार वनों के लिए वार्षिक औसत तापमान कितना रहता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 डिग्री, 24 डिग्री या 38 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदाबहार वनों के लिए वार्षिक औसत तापमान कितना रहता है? तो 24 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट है, सदाबहार वनों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 40 से 45 मीटर, 56 से 60 मीटर, 10 से 15 मीटर, 30 से 45 मीटर। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 30 से 45 मीटर। नेक्स्ट है, पतझड़ी वनों के लिए वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर या 50 से 100 सेंटीमीटर या 40 से 50 सेंटीमीटर। तो पतझड़ी वनों के लिए वार्षिक वर्षा कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए? तो 100 से 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, पतझड़ी वन निम्न में से कौन से स्थान पर मिलते हैं? विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ, असम की पहाड़ियाँ या सभी। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पतझड़ी वन निम्न में से कौन से स्थान पर मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट है, शुष्क वन कितनी औसत वर्षा वाले स्थानों पर होते हैं? 50 से 100 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर, 25 से 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 50 से 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, शुष्क वनों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 11 से 15 मीटर, 6 से 8 मीटर, 6 से 9 मीटर, 7 से 15 मीटर। तो शुष्क वनों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का सी, 6 से 9 मीटर। नेक्स्ट है, शुष्क वन मुख्यतः कहाँ देखने को मिलते हैं? दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश या सभी। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, सभी।
नेक्स्ट है मरुस्थलीय वनों के लिए कितनी औसत वर्षा होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर, 50 से कम, 50 से अधिक या 70 से 80 सेमी। तो नो का राइट आंसर हो जाएगा बी, 50 से कम। नेक्स्ट है ज्वारीय वनों को और किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र के वन, दलदली वन, सुंदरी वन या सभी। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, दलदली वन। ज्वारीय वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दलदली। नेक्स्ट है इनको दोस्तों गंगा के वन भी, गंगा ब्रह्मपुत्र के वन भी कह सकते हैं, क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में ये ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो ये भी आप थोड़ा देख लेना दोस्तों, सुंदरी वन और ये शायद मुझे तीनों लग रहे हैं, बाकी आप कमेंट को बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। बाकी इसके आधार पर बी, और आप भी कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर मुझे भी बताना, क्योंकि ऑप्शन बनाते टाइम ये शायद त्रुटि हो सकती है। नेक्स्ट है राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित प्रकार के वन मिलते हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से मतलब कितने प्रकार के वन मिलते हैं? 4, 5, 3 या 6। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के। नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? असम, मेघालय, बिहार या देहरादून। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है ये देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहली वन नीति कब बनाई गई? भारत में सबसे पहली वन नीति कब बनाई गई? 1891, 1794, 1894, 1694। तो भारत में सबसे पहली वन नीति कब अपनाई गई? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा 1894। नेक्स्ट है हमारे देश में नवीन वन नीति कब घोषित की गई? 1987, 1988, 1986 या 1887। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1988। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद वन नीति कब घोषित की गई? 2 मई 1951, 31 मई 1952, 8 मई 1952 या 4 अप्रैल 1954। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 2 मई 1951। नेक्स्ट है हमारे देश में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? यानी हमारे देश में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? 13, 16, 15 या 18। तो दोस्तों नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 18 होगा इसका राइट आंसर। क्या? 18। नेक्स्ट है राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 22, 20, 19 या 21। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो ये चारों ही दोस्तों गलत है, 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 21 सितंबर, 21 अगस्त या 5 सितंबर। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। पर्यावरण दिवस, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 21 सितंबर, 21 अगस्त या 5 सितंबर। यहाँ पर दोस्तों पर्यावरण दिवस है, ये भारत के संदर्भ में पूछा है। भारत में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 सितंबर को मनाया जाता है। पेज नंबर 153, कक्षा 9th, 21 सितंबर को भारत में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन कहाँ बना हुआ है? रूस, कनाडा, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न, हमारे देश में कितने प्रतिशत, ये भी देख लीजिए दोस्तों। 20 नंबर, हमारी संस्कृति को और किस नाम से जाना जाता है? अरण्य संस्कृति। याद रखना, अरण्य संस्कृति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे देश में कितने प्रतिशत से अधिक लोग आजीविका के लिए कृषि पर आधारित है? 50 से अधिक, 70 से अधिक, 60 से अधिक, 80 से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70 से अधिक। नेक्स्ट है रचना विधि के अनुसार मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4 या 8।
तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 प्रकार की। नेक्स्ट है, छिद्रदार मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, काम मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। नेक्स्ट है, क्षारीय तत्वों की अधिकता कौन सी मिट्टी में होती है? लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी में अम्लीय की मात्रा अधिक होती है? बलुई मृदा, काप मृदा, पर्वतीय मृदा, लेटराइट मृदा। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, पर्वतीय मृदा। नेक्स्ट है, मृदा को रंग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी निम्न में से किस जिले में मिलती है? कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, डूंगरपुर। नेक्स्ट है, भारत में काली मिट्टी है विस्थापित, दलदली, लावा या विछालनजन्य या लावाजन्य या विछालनजन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लावाजन्य। नेक्स्ट है, काली मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? पूर्वी, उत्तरी, उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमी दक्षिणी या उत्तरी पूर्वी, जो भी है बताइए आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी। नेक्स्ट है, बांस के वन सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, करौली, धौलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। तो ये दोस्तों आपकी 9th क्लास है वो पूरी हो चुकी है। मैंने 2 वीडियो शूट किए हैं अभी, और रात के बज रहे हैं 12। तो ये आपकी 9th कंप्लीट हो चुकी है। 10th का भी दोस्तों वीडियो शूट हो चुका है अभी, वो अगले दिन चलेगा। तो आप लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फिर दोस्तों अपनी 10th भी पूरी हो जाएगी धीरे धीरे।